अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू की जाती है। अवामी मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में कोशिश करते हैं सुबह के वक्त बात करें, और बहुत सारे आपके पैगाम हमें मौसूल हो रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ़ मामलात की निशानदही की जा रही है, और उसमें भी जो सरफहरिस्त मामलात हैं वो अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से। तो इंशाल्लाह आगे अगर मौका मिलेगा ज़रूर इन मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी, बल्कि पिछले कई प्रोग्राम्स में इस हवाले से गुफ्तगू की जा चुकी है। और ख़्याल यही है कि मामला ऐसा है, इस वक्त बहुत संजीदा नौइयत का मसला एक बन चुका है, बिलखुसूस शहर कराची के लिए, जहाँ पहले से ही हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं, बहुत ज़्यादा अबतर हैं। किसी भी हवाले से हो, अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से हो, बदतरीन शहरों में दुनिया के इसका शुमार होने लगा है। और इसके साथ साथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, इससे पहले भी ये बात बता चुके हैं, बल्कि बताना क्या है इसके बारे में बार बार बात होती रही है। आलमी ज़राए इब्लाग में भी इस चीज़ की अब निशानदही होना शुरू हो चुकी है कि दुनिया के सबसे कम तरीन ऐसे शहर हैं जो रहने के इंसानों के काबिल हैं, उसमें सरफहरिस्त शहर जो है वो शहर कराची बनाया जा चुका है। तो बहरहाल अब इसके ऊपर क्या कहा जाए, इससे बहुत कुछ इससे पहले कह चुके हैं, सुन चुके हैं, मसाइल की निशानदही करते आए हैं और करते रहेंगे आगे भी ये सिलसिला, क्योंकि ख़त्म होने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरह यहाँ पे हुकूमत मौजूद है, ख़ास तौर पर सूबाई हुकूमत, उसको देखते हुए ये कहना इंतहाई मुश्किल है कि मामला जो है वो आगे भी बेहतर हो सकेंगे। बहरहाल ये जो हमारा सेगमेंट है ये आज थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इसकी नौइयत, हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम्स में आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करें, और आज का जो ख़ास तौर पर दिन है उसमें ये सेगमेंट आपकी नफ्सियात के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। पिछली कई नशिस्तों में बड़े खुलकर हमने बात की है मुख्तलिफ़ मसाइल पे, नफ्सियात से जुड़े जो मामलात और मसाइल में, जिसको शायद अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं, और यही वजह है कि नफ्सियात से जुड़े जो मामलात और मसाइल हैं हम इसको एक दूसरा रुख दे देते हैं, और जिसकी वजह से मामलात बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं। बात मुख्तसर करूँगा, जैसे अब हर बीमारी के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है, इस तरह इंसान की नफ्सियात से जुड़े जो मसाइल हैं, और ये बात याद रखिए, हमेशा ये बात कहता हूँ कि किसी भी उम्र में किसी भी शख्स के साथ ये मसला दरपेश हो सकता है, उसको नफ्सियात से जुड़े मामलात और मसाइल सर उठा सकते हैं, उसके लिए डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है। हमारे मौजूद मेहमान एक माहिर नफ्सियात हैं, और पाकिस्तान से बाहर आप एक बड़े तवील अरसे तक मुकीम रहे, अपनी तालीम भी आपने मुकम्मल की, और नफ्सियात से जुड़े जो बहुत बड़े बड़े दुनिया में हस्पताल हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ आपने अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में है यासीन नफ्सियाती हस्पताल के नाम से कराची के एक मशहूर इलाके में ये हस्पताल जो है वो कायम है, जिसका एड्रेस भी अभी स्क्रीन पे कुछ देर बाद चला दिया जाएगा। डॉक्टर शफीक यासीन मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारी पिछले प्रोग्राम्स में रही है, और जैसे मैंने कहा कि नफ्सियात से जुड़े जितने मामलात हैं ना, लोगों को शायद उनका इल्म नहीं है। कुछ जगह पर हमने ये देखा है, अक्सर अगर किसी के साथ कोई नफ्सियाती मसला दरपेश होता है तो ये कहा जाता है कि शायद ये पैदा ही इस हालत में हुआ था, तो शायद ये अब तब्दील नहीं हो सकता। इसी तरह अगर कोई गुस्सा ज़्यादा करता है, कुछ बात ज़्यादा करते हैं, कुछ ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं, तो हम इन तमाम चीज़ों को ये समझते हैं कि शायद वो उसकी नफ्सियात का मसला है, या ये पैदा ही इस मसले के साथ हुआ है, तो इसको नहीं ठीक किया जा सकता। और इस तरह बहुत सारे मसाइल। बात हो रही थी गुज़िश्ता हमारी जो नशिस्त थी उसमें ईगो के हवाले से, अना हमारी बहुत बड़ी है, और ख़ास तौर पे जब इंसान के बस में कुछ नहीं होता, हम अक्सर सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब उनसे सवाल करते हैं, जाकर लोगों को देखते हैं, तो हर शख्स जब सिग्नल तोड़ता हमें नज़र आता है, तो हम सवाल जब उनसे करते हैं कि इसकी आखिर वजह क्या है, क्यों आप सिग्नल को या कानून को खातिर में नहीं लाते, तो वो ये बताता है कि उसकी वजह ये है कि जो कुछ सोसाइटी में हो रहा है, जिस तरह हमें तंग किया जाता है, हरास किया जाता है, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस तरह हमारी निकलती है। एक तो ये मसला, और फिर दूसरा ये कि हम बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, आप समझ लें कि अप्रोच रखने वाले लोग हैं, सोच है, ख़ुद भी ऐसे हैं। तो इसको क्या ठीक करने की ज़रूरत है, इस पर आप समझते हैं वाक़तन इसी एनवायरनमेंट में रहते हुए भी काम किया जा सकता है? ये जो इस वक्त गिवन सिचुएशन है, इसको देखते हुए मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात कीजिए। जी। नहीं, ईगो के हवाले से तो डेफिनेटली यासिर
कम से कम 4-5 प्रोग्राम भी करें तो कम है। एग्जैक्टली। ईगो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और देखें कराची जो है हमारा शहर, आपने सही कहा कि वो पोजीशन पे नहीं है जिस पोजीशन पे आज से शायद 30-40-50 साल पहले हुआ करता था। लेकिन इंटेलिजेंट कौम है हम, मैं समझता हूँ ज़हीन लोग हैं हम, और जब बेहतर होना चाहें तो बेहतर हो सकते हैं। बस कोशिश करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों को। एक तो ये, मैं नाउम्मीद नहीं हूँ बिल्कुल भी। डेफिनेटली सिचुएशन जो है इतनी अच्छी नहीं है इस वक्त, लेकिन देखिए हमारा शहर भी तो लोगों से मिलके बना है। बहुत से इंडिविजुअल्स हैं, हर एक अपने ऊपर काम करेगा और दूसरों के बारे में थोड़ा बहुत सोचेगा तो क्यों बेहतरी नहीं आ सकती है। एक तो ये, जब हम बड़ी अना की बात करते हैं तो ये तो क्लियर है यासिर के जिसकी अना बड़ी होती है वो बहुत ही कमज़ोर होता है जी। उतनी वीक ईगो होती है, क्योंकि एक्चुअली जो अना अगर स्ट्रांग हो तो एडेप्टिव फ्लेक्सिबल अना होती है, तो वही अना जो है वो स्ट्रांग होती है, जिसमें हम लचकदार जैसे कह सकते हैं, लचक हो अना में हम उसे चेंज कर सकें सिचुएशन के हिसाब से या डिफरेंट इमोशंस के हिसाब से उसे कंट्रोल कर सकें। अब ईगो को समझने के लिए बेसिकली हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी पर्सनालिटी के 3 कंपोनेंट्स हैं, और एक में हम थोड़ा सा आसान तरीके से समझा दें वरना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअली ईगो है क्या। जब इंसान पैदा होता है ना तो वो ईगो के साथ पैदा नहीं होता। सबसे पहली चीज़ जो है ना वो इड होती है। देखिए 3 कंपोनेंट है पर्सनालिटी के, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड क्या है? इड जो है बेसिकली हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए डिफरेंट सिग्नल्स भेजता है फ्रॉम अनकॉन्शियस टू कॉन्शियस लेवल पे। तो बेसिकली लिजर्ड ब्रेन जो है कहते हैं इसको कि एक छिपकली का दिमाग जो है ना वो इट की तरह से चलता है। अगर उसको कोई खाना चाहिए तो फ़ौरन से अटैक करती है, अपना खाना खा लेती है। अपनी सराउंडिंग में वो सर्वाइवल के लिए, अपनी ज़िंदा रहने के लिए कोशिश करती है कि किसी तरह से भी वो इस सिचुएशन में फ़्लाइट और फ्राइट रिएक्शन हो या फिर सर्वाइवल के लिए वो कुछ कर रही हो। ये लिजर्ड या इट इंसान का जो है ना, जो कि कहते हैं कि पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो इट फॉर्म करता है। और फिर सुपर ईगो जो है ना वो बेसिकली ऐसा है जो कि सोशल जजमेंट्स जो हैं या इंसान देखता है कि उसके साथ जो एनवायरनमेंट है जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं उसमें सोशल नॉर्म्स क्या हैं, उसके हिसाब से चलना, ख्याल रखना कि भाई इस हदूद से लिमिट से बाहर निकलेगा तो अखलाकन या मॉरली या फिर लीगली जो है वो सही नहीं है। तो उसको बैलेंस जो है ना वो ईगो करता है जो दरमियान में होता है। एक तरफ से अगर सिग्नल आ रहे होते हैं कि मुझे भूख लगी है, और अगर छिपकली का दिमाग एक इंसान के अंदर है तो वो किसी से भी एक बर्गर या खाना छीन के खा लेगा। बिल्कुल ऐसा ही। वो इंतज़ार नहीं करेगा कि मुझे भूख लगी तो मैं घर जाऊं फिर खाना खाऊं, या पहले पैसे निकालूं बैंक से एटीएम से फिर जाके ख़रीदूं और फिर खाना खाऊं। सुपर ईगो जो है ना वो इट को कहता है कि भाई आप छीन के खाना नहीं खा सकते, आपको खाना है तो आप सोशल नॉर्म्स में रहते हो, खाएं। तो ये सुपर ईगो से सिग्नल आ रहे होते हैं आपको ऊपर से। तो फिर आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन, आप कहते हैं नहीं मैं गाड़ी में बैठूंगा, भूख लगी कोई बात नहीं, आधे घंटे का सफ़र है, घर जाके खाना खाऊंगा। या फिर बहुत ही भूख लगी है तो फिर आप किसी और तरीके से। तो ईगो जो है ना वो फिल्टर करता है, दोनों तरफ से फिल्टर कर रहा होता है। सुपर ईगो से जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं और जो इट से अंदर की ख्वाहिशात आ रही होती हैं। एक आदमी है अगर उसकी अभी शादी नहीं हुई है, उसकी ख्वाहिशात हैं, इड उसको गलत सिग्नल्स देगा कि मुझे किसी तरह से भी अपने डिज़ायर्स को पूरा करना है। लेकिन सुपर ईगो कहेगा नहीं जी, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आपको वक्त का इंतज़ार करना है, जब आपकी शादी होगी तो आप ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। तो बात वही है ना कि आप इन डिफरेंट पावर्स के दरमियान एक ईगो जो है वो फिल्टर करते हुए डिसीजंस लेता है। अच्छा, कहते हैं कि ईगो जो है फॉर्म करता कब है? पहले 3 साल जो होते हैं बच्चे के वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, जब ईगो एक्चुअली डेवलप कर रहा होता है। उसमें माँ का प्यार, उसके शुरू का एनवायरनमेंट जिसमें वो सेफ फील करे, वो ट्रस्ट करे कि भाई जो चीज़ में मुझे ज़रूरत है अपने सर्वाइवल के लिए मुझे टाइम पे मिल रही है, मुझे प्यार मिल रहा है, मेरी अच्छी अटैचमेंट है माँ से, उसकी जो है बेसिकली एफर्मेशंस हैं, वैलिडेशंस हैं, वो पूरी हों, तो फिर एक अच्छा ईगो, मैच्योर ईगो जो है ना बनता है। बिल्कुल ठीक है।
एक आई थिंक प्रॉब्लम हमारा यही है कि अब बच्चों को शायद वो केयर नहीं मिल रही जो एक ज़माने में मिला करती थी। उसकी वजह से हमारे ईगो फ्रेजाइल होते जा रहे हैं, और फ्रेजाइल ईगो जो है ना वो अच्छी निशानी नहीं है। इसलिए कि फिर हमारी जो कनेक्टिविटी है दूसरे लोगों से, हमारे इंटरेक्शंस हैं जो दूसरे लोगों से, वो नॉर्मल नहीं है। अच्छा, देखने के लिए कि हमारे ईगो जो है फ्रेजाइल है कि नहीं है, ये कुछ चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आप देखते हैं एनवायरनमेंट में, तो आप समझ जाएं कि वो आप में है या किसी और में, तो इसका मतलब है ईगो जो है मेच्योर नहीं है, नॉर्मल नहीं है। एक तो ये कि लोग डिफेंसिव हो जाते हैं जी। सपोज़ कि मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ और घर गया और मेरी बीवी ने या किसी दोस्त ने, कोलीग ने कहा शफीक तुमने ये चीज़ें गलत कहीं, या ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ये चीज़, तो मैंने फ़ौरन डिफेंसिव हो के अपने आप को सही साबित करने के लिए कि भाई नहीं, मैं ही ठीक हूँ, अगर मैंने ये कह दिया तो मुझसे ज़्यादा मालूमात किसी को नहीं है। Exactly. या फिर मैं इनसिक्योर हो गया कि भाई मैं इनसिक्योर फील करते हो, अपने आप को डिफेंस करना शुरू कर दूँ, तो ये फ्रेजाइल ईगो की निशानी है। जिसका ईगो स्ट्रांग होगा वो कहेगा हाँ यार ये सही कह रहा है, या एटलीस्ट एक्सेप्ट करेगा, या अपने आप को रिव्यू करेगा। हो ज़रूरी नहीं कि वो सही कह रहा हो, लेकिन हो सकता चांसेस है कि वो सही कह रहा हो। अगर 2-3 लोगों ने मुझे कमेंट किए तो मैं भी सोचूंगा कि हाँ यार ये सही है। इसका मतलब है मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, मुझे या तो अपनी नॉलेज को बेहतर बनाना है, या अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाना है, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ या बोल रहा हूँ उसको बेहतर बनाना है। ये मैं पॉजिटिव रह के जब करूँगा तो मैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर लूँगा, तो मैं एक स्टेप ऊपर जाऊँगा, पीछे की तरफ नहीं आऊँगा। तो पॉजिटिव ईगो जो है ना हमेशा डिफेंसिव नहीं होता, वह एडेप्टिव होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सुनता है, कहता है हाँ यार मैं सुनूं तो सही दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या पता वो सही कह रहे हो। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा कहते हैं परफेक्शनिज्म भी जो है वो फ्रेजाइल ईगो में आता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मैं हर चीज़ें वो कवर कर लूँ ताकि मुझे कोई क्रिटिसाइज़ ना करे। मैं हर चीज़ परफेक्शन होके करूँ कि कोई गलती कहीं ना रह जाए। उसके लिए वो आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें अच्छी ऑर्गेनाइज करके हर चीज़ तरीके से करता है। और वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा परफेक्शनिज्म इज़ अ वेरी हेल्दी और पॉजिटिव थिंग टू डू, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसको आगे लेके जाती है। लेकिन ओवर परफेक्शनिस्ट होना नेगेटिव है, इसलिए कि वो फिर आपको एंजाइटी के लेवल पे ले जाता है बहुत, और जहाँ एंजाइटी हाई हो जाती है वहाँ पर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो और बढ़ जाते हैं। Exactly. तो वो भी कहते हैं कि इट्स वन ऑफ द थिंग्स टू बी अवेयर ऑफ। थर्ड इज़ कहते हैं कि डेफरिंग डिसीजंस, जो इंसान अपने डिसीजंस को नहीं ले रहा, वो डिसीजंस अपने जो लेने चाहिए उसको डिले करता जा रहा है अपने डिसीजंस को, या फिर कहता है कि कोई और उसके लिए जगह डिसीजंस ले ले, तो वो जो है फ्रेजाइल ईगो की निशानी हो सकती है। उसकी वजह है कि अगर आप डिसीजंस नहीं ले रहे हो, कहते हैं चलो यार तुम डिसीजन ले लो मेरी जगह पे, तो वो एक डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, इसका मतलब है कि वो इनसिक्योर फील कर रहा है किसी भी वजह से, जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं लेता है। तो ये एक और इंडिकेटर है कि ईगो कैन बी फ्रेजाइल। फिर आ जाते हैं जी कि और कौन सी रीजंस हो सकते हैं जहाँ पर ईगो फ्रेजाइल हो सकते हैं। उसमें बेसिकली इमोशनल अनस्टेबिलिटी आ जाती है कि आपके इमोशंस जो हैं, जहाँ पे लोगों को नज़र आता है कि इसके इमोशंस अनस्टेबल हैं, अचानक से गुस्सा कर लेता है, बहुत ज़्यादा बगैर वजह के कर लेता है, इम्पल्सिव हो जाता है कि चल सोचे समझे बगैर एक फ़ैसला कर ले, जल्दबाजी का फ़ैसला कर ले। ये ईगो की फ्रेजिलिटी को इंडिकेट करता है, क्योंकि एक दूसरा समझदार इंसान सोच समझ के फ़ैसले करता है और अपने इमोशंस को कंटेन्ड और एक स्टेबल रखने की कोशिश करता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप पे या काम पे या किसी भी फॉर्म में जब सोशल एनवायरनमेंट में है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है या किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर ये कि आपकी रियलिटी और परसेप्शन और रियलिटी डिस्टॉर्शंस, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि होता ये कि लोग ऐसे हैं जो कि ट्रस्ट नहीं करते Exactly. लोगों पे,
ट्रस्ट के इश्यूज आप देखते हैं हमारी सोसाइटी में बड़े कॉमन होते जा रहे हैं। ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, ये मुझे धोखा देगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, क्या पता वो मुझे ये मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे जज कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। समटाइम्स थ्रेटन भी फील करते हैं। ये भी जो है वो आपके फ्रेजाइल ईगो को इंडिकेट करता है, क्योंकि अगर आप अंदर से इनसिक्योर हैं और सेटिस्फाइड नहीं हैं या आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो फिर आपकी रियलिटी जो है वो डिस्टॉर्टेड होगी, वो रियलिटी बेस्ड नहीं है। आपको लग रहा है, अगर आपको वैसे भी कोई देख रहा है आपकी तरफ, आई कांटेक्ट है, तो आप उसको नेगेटिव परसीव कर रहे हैं। yes. तो ये जो है ना फ्रेजाइल ईगो को इंडिकेट करता है। फिर बेसिकली आप और सोचते हैं कि और क्या वजहें हो सकती हैं। कॉन्फिडेंस की कमी जी। ये जहाँ पर सेल्फ स्टीम लो आती है ना, तो वो मसला ये होता है कि आप अपने आप को इन्फीरियर देख रहे हैं। yes. आपकी सेल्फ स्टीम नीचे की तरफ है। ये फ्रेजाइल ईगो की एक निशानी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका अपोजिट भी है कि आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप सुपीरियर हैं एग्जैक्टली और दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। ये वाली कंडीशन ज़्यादा है कि ये भी गलत कर रहा है, तुम भी गलत कर रहे हो, तुमने ये गलत किया, मैं ही जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, जबकि आप नहीं जानते हैं, लेकिन आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप सब जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ तो खास तौर पे भी है, यू नो, फुल ऑफ पीपल लाइक सूडो इंटेलेक्चुअल्स। तो वो हमारे पास, तो आपको पता है कि हम इस मामले में बड़े ठीक है, व्हाट कैन आई से। जी। तो ये अगर आपको नज़र आ रहा है, तो आप अगर आपके खुद के अंदर हैं, तो आप ये समझ जाएं कि आपका ईगो जो है फ्रेजाइल है, कमज़ोर है। उस पर ज़रा सी नुक्ताचीनी की जाएगी तो वो फ़ौरन हर्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा। तो नार्सिसिज्म में भी यही होता है कि वो सेल्फ इम्पोर्टेंस और बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ, तो यहाँ पे अप्रूवल आ जाती है जी, कि वो ऐसी चीज़ें करेंगे अप्रूवल के लिए कि वो कांस्टेंट उनको अप्रूवल चाहिए होगी जी, कि मैं यहाँ जाऊँ तो मुझे लोग सेंटर ऑफ अटेंशन हूँ, मैं बिल्कुल कैसे सही। कोई ना कोई खबर छोड़ दूँ। किसी की शादी में गया तो अपनी कोई खबर छोड़ दी कोई बड़ी सी कि भाई मेरी डिवोर्स हो रही है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, एग्जैक्टली। ताकि वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाए। ऐसे बिल्कुल ठीक है। वो अटेंशन सीकर्स हमारे अटेंशन पास जो है सीकर्स ना, हैं, वो उसके लिए बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल वो कुछ भी कर सकते हैं attention मैं seeker। बल्कि इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं इसके ऊपर जो है वो आगे सोच रहा था जब मैं सारे टॉपिक्स लिख रहा होता हूँ कि जो सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे लोग हैं, मैं इनमें ज़्यादातर केस देखता हूँ वो अटेंशन सीकर्स मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं, जो अटेंशन को सीक कर रहे होते हैं। होता ही है कि बहुत सारे मैं लोगों से जब डायलॉग करता हूँ तो पता ये चलता है कि वो बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड होते हैं। इस वजह से सोशल मीडिया पे जब उनको अटेंशन मिलना शुरू होती है ना, तो वो उसकी तरफ और ज़्यादा जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फिर टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और वजह यही है कि फिर वो एडिक्शन एक बन गई है। वजह यही है कि वो जो रियल टाइम में जो होती है ना, आपको अट्रैक्शन जब नहीं मिलती तो फिर आप सोशल मीडिया की तरफ आते हैं। दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एरिया है और इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत डिबेट की जा सकती है इस पर। अच्छा, अब थोड़ी सी ज़रा इसको इस तरफ लेकर आते हैं कि अब जो लोग इसका शिकार है, ट्रीट कैसे किया जाए, कैसे क्योर किया जाए, कैसे अपने सोचने के तरीके को तब्दील किया जा सकता है। क्योंकि ये तो बात तय है कि अगर ये बात समझ में आ जाए कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, तो ख्याल ये है कि उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और दिमाग पर उसकी तरफ जब मुझे ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है तो मुझे पता चलता है कि अंदर मेरी क्या चेंजेस हो रही हैं जिसकी वजह से ज़्यादा गुस्सा, तो वो खुद ब खुद नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। कैसे ट्रीट करते हैं डॉक्टर साहब? पहली तो चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, जी, तो ये सोचना बुरा नहीं है। ठीक है। मैं समझता हूँ हम में से हर एक, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, यस, हम सब के ईगो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स हैं। ठीक है। ठीक है, अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि हाँ मेरे इश्यूज हैं ये, तो क्या ये पागलपन के उसमें आ जाएंगे या लोग कहेंगे नफसियाती हो गया ये डॉक्टर खुद? जी, ऐसा नहीं है। हमें अपने आप को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए पहली चीज़ तो ये है ना यासिर कि वो ये समझे कि हम अपने इनसाइट इज़ द फर्स्ट थिंग, राइट, कि आपके अंदर ये इंसाइट है कि मेरे अंदर ये खामियां हैं और ये चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे रिलेशनशिप को, मेरे काम को, मेरे सोशल इंटरेक्शंस को, मेरे दोस्तों के साथ, मेरी फैमिली के साथ उठने बैठने आने जाने में, क्या मैं हर चीज़ में बेहतर हूँ या इस पोजीशन पे हूँ कि मैं खामी के बगैर हूँ? ऐसा कोई इंसान नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो आपको एक जर्नल रखना है, आपको नोट करनी है वो चीज़ें जो आपको लगता है कि नॉर्म से हट के हैं, जो आपके अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है और आपके प्यार करने वालों को नुकसान पहुंचा रही है। आपकी वाइफ है, आपकी माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके करीबी प्यार करने वाले हैं। उस पर फिर काम करने की ज़रूरत है। पहली तो फर्स्ट थिंग इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड इनसाइट, ये हो गई।
फिर जो है ना रिफ्लेक्शन, कि मैं वो चीज़ आपको सोचना है कि कहाँ पे आके मैं क्या चीज़ ऐसी करता हूँ और क्यों करता हूँ। होता ये है कि आपको इसलिए नहीं पता होता कि इट जो है ना अनकॉन्शियस होता है। यस, ठीक है ना, अंदर आपके जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं वो आपको खुद नहीं पता कि क्या है, क्योंकि सारे कॉन्फ्लिक्ट अगर कॉन्शियस लेवल पे आ जाएं तो शायद आप सरवाइव नहीं कर सके। आपकी एंजाइटी इतनी ज़्यादा ऊपर की तरफ चली जाएगी कि आप उसको डील नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया है कि अगर सपोज़ कोई ट्रॉमा है जी, इंसान की, या कोई ऐसा पैदा होने के बाद और अर्ली चाइल्डहुड में कोई ऐसी सिचुएशन गुजरी है जो आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा आप पे असरअंदाज की है एज अ बचपन में, तो वो दब के रह जाती है अनकॉन्शियस लेवल पे और आस्ते आस्ते कॉन्शियस लेवल पे नाउ एंड देन आती है। राइट, अच्छा, डिफेंस जो है, ये डिफेंस है बेसिकली, अल्लाह ताला ने डिफेंस बनाया है। अब ये डिफेंस का काम क्या है? डिफेंस का काम ये है कि वो ट्रॉमा को या ऐसे हाई लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को डील करता कैसे है। जी, ठीक है, तो ये फिल्टर जब आता है ना कॉन्शियस लेवल पे, तो फिर कभी कभी ट्रॉमा सपोज कि इतना ज़्यादा हाई है और फुल नहीं आ सकता, तो वो डिसोसिएट कर जाता है। राइट, अब हमने एक ज़माने में बात की थी डिसोसिएशन की, जहाँ पर जिन वाला एक बच्चा था जिसको जिन का, तो वो डिसोसिएशन में डिफरेंट पर्सनालिटी, एक्सट्रीम फॉर्म है कि डिफरेंट पर्सनालिटी में एंटर हो सकता है वो, या फिर वो उसकी मेमोरी उस टाइम के लिए ख़त्म हो जाती है या नहीं होती, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो सोचना ही नहीं चाहता, तो वो डिलीट हो जाती है कि वो नहीं मेमोरी होती, कॉन्शियस लेवल पे आती नहीं है। तो वो डिसोसिएशन इज़ वन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म्स। बिल्कुल ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म्स ऐसे हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हम आस्ते आस्ते वो चीज़ समझें कि अनकॉन्शियस से कॉन्शियसनेस में लेकर आएँ जी, और उसको देन डील करें, एग्जैक्टली, तो फिर हम अपने ईगो को स्ट्रांग बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके लिए या तो थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, एग्जैक्टली, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा अगर स्ट्रांग हैं और इस पर काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको टेक्निक समझने की ज़रूरत है वेरी ताकि वेरी, उस पे काम करें आस्ते जी, आस्ते। और जो बेसिकली कहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी अगर बेहतर बनाना है, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, अच्छी स्लीप ज़रूरी है, टाइम पे सोना ज़रूरी है। ज़रूरी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है कि दिमाग को जब रेस्ट मिलेगा, ठीक एग्जैक्टली, टाइम पे रेस्ट मिलेगा, फिर आप सोचने समझने के लिए बेहतर दिमाग आपके पास होगा, जी, तो फिर आप इन चीज़ों पे काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इमोशनल रेगुलेशन पे काम कर सकते हैं कि आप अपने आप को रेगुलेट कैसे करते हैं। एग्जैक्टली, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग्स और इमोशन रेगुलेशन दोनों पे काम करें। ये दोनों मेन एरियाज़ हैं जहाँ पर प्रॉब्लम्स आते हैं, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि ईगो पे वर्क करते हुए एक इंसान बेहतर पर्सनालिटी की तरफ मूव कर सकता है। तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन किया जा सकता है। किया जा सकता है, उसकी सर्टन प्रैक्टिसेस होती हैं। एक चीज़ और डॉक्टर साहब, मैं जिस चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं बहुत सारे जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको देखता हूँ और एक नॉर्मल पर्सन को देखता हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क नज़र आता है। और बहुत सारे लोगों को मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप उनको फॉलो करें तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्किल की तरफ ना जाएं, बट देखें कि वो सिचुएशंस में, मुश्किल सिचुएशन में कैसे बाहर आते हैं और कैसे प्लान करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी एक वजह ये भी है कि जो एक तो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, दूसरा ये स्पोर्ट्स को हम बहुत, मेरे ख्याल में ऐसा लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, शायद उसकी इंपॉर्टेंस आज तक ना समझ सकें, ना समझाई गई है। तो ये भी एक बात है। मैं ज़रा 2-3 और इस हवाले से बात करूँगा, मिसाल दे के कोशिश करूँगा ताकि बात आपको समझ में आए। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी ईगो के हवाले से, इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, मुश्किल सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ अभी मैं इंसिडेंट देख रहा था, अभी जो रिसेंटली हुए हैं,
बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि देख रहे हैं कि मोबाइल स्नैचिंग पे लोग जो हैं वो इसका निशाना बन रहे हैं। उसमें जब वो रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं तो फिर सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। ऐसी सिचुएशंस में भी इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। एंगर को ख़ास तौर पे कि जो बात ईगो की होती है, इसको कंट्रोल करना, होल्ड करना, ये बहुत मुश्किल होता है एट टाइम्स। और ऐसी सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं, वो तमाम चीज़ें जिसको समझना ज़रूरी है। और सबका ताल्लुक़ जो है वो डायरेक्टली वो आपके इमोशंस के साथ ही है। डॉक्टर साहब, मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था कि स्पोर्ट्स के हवाले से मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े दुनिया के प्लेयर्स हैं। टेनिस के अंदर एक बहुत बड़े ऑल टाइम ग्रेट जिसको हम गोट कहते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, रॉजर फेडरर एक स्विट्ज़रलैंड के प्लेयर हैं। तो वो जब मैं देखता हूँ कि वो बचपन से मैं उनको देखता आ रहा हूँ, जब वो टेनिस खेलते हैं तो वो इस टेनिस जब खेलते हैं तो वो बहुत मुश्किल सिचुएशन को भी बहुत कामली हैंडल कर लेते हैं। और यही वजह है कि वो इतने बड़े प्लेयर जो वो बन सके। और ज़्यादातर जब टेनिस या कोई भी स्पोर्ट्स आदमी खेलता है, ख़ासतौर पर ऐसे फील्ड में जाकर, तो ब्लड बहुत तेज़ी से रश कर रहा होता है। ये कैसे चीज़ डेवलप हो सकती है? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन हमें भी शायद इसकी ज़रूरत है। स्पोर्ट्स बहुत कुछ आपको सिखाती है, बट हम स्पोर्ट्स से बहुत दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं। हमारी अगर कोई स्पोर्ट्स में अगर कोई एक्टिविटी भी है, कोई गेम्स अगर हम पसंद भी करते हैं, तो वो ई गेमिंग पे ज़्यादा हमारा फोकस है। कैसे डेवलप की जाए अगर आपके पास स्पोर्ट्स भी ना हो? प्लीज़। देखिए यासिर, ईगो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन मुझे एक और साइकोलॉजिस्ट याद आ गया, यर्कीस स्टॉटसन। यस। और उसने एक बात की थी, यर्कीस स्टॉटसन कर्व। यस। उसने एक इन्वर्टेड यू कर्व बनाया था परफॉर्मेंस वर्सेस एंजाइटी को लेते हुए। ठीक है। और बेसिकली उसने ये प्रूव किया कि ज़ीरो एंजाइटी ज़ीरो परफॉर्मेंस। यू नीड ऑप्टिमल एंजाइटी फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस, और हायर द एंजाइटी गोज देन परफॉर्मेंस वो ऑप्टिमल जो बेस्ट परफॉर्मेंस से गिरते हुए फिर नीचे की तरफ आती है। तो जैसे जैसे एंजाइटी बढ़ती है परफॉर्मेंस बेहतर होती है, लेकिन एक पॉइंट पे वो एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि परफॉर्मेंस फिर नीचे की तरफ आए और ज़ीरो पे टच कर जाए। Exactly. तो वो बेसिकली अगर हम देखते हैं ना अपनी डे टू डे परफॉर्मेंस को या एक्टिविटीज़ को, तो ये समझना ज़रूरी है कि हमें एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ एंजाइटी की ज़रूरत है फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। हर इंसान की ऑप्टिमल एंजाइटी दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, लेकिन सिंपली ये कहना कि भाई बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एंजाइटी इज़ डेट्रीमेंटल, नेगेटिव, बहुत डैमेजिंग होती है, नुकसान करती है। और ज़ीरो एंजाइटी भी नेगेटिव है कि आप घर पे सुकून से बैठ गए और सोच के कि एक दिन आएगा सब खुद ही ठीक हो जाएगा, अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो सब ठीक हो जाना है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कि हमें खुद स्टेप्स लेने हैं, सेंसिबली लेने हैं, सोच समझ के लेने हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हुए लेने हैं, तभी आप परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं अपनी। अच्छा, दूसरा अगर ईगो को लेते हुए समझें और डिफेंस मैकेनिज्म्स को लेते हुए समझें कि होता ये है ना कि एंजाइटी को जब कंट्रोल कर रहा होता है, डिफेंस मैकेनिज्म हैं क्या? डिफेंस मैकेनिज्म वो बिहेवियर या एक्शंस हैं जो कि आपकी जो इनर कॉन्फ्लिक्ट से जो एंजाइटी आ रही होती है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए आप वो एक्शंस करते हैं ताकि एंजाइटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ना चले जाए। इसको हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। कुछ होते हैं नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म्स, लेकिन हमारे मसला ये है कि मैल एडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म जो है ना, वो तबाही की तरफ हमें ले जाते हैं। उसको समझने के लिए समझना ज़रूरी है कि वो मैल एडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म क्या है। जब एंजाइटी हाई होने लगती थोड़ी तो हम नशा करना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं कि अपनी एंजाइटी को उस तरह डील कर लें। कंफर्ट ईटिंग आ जाती है कि खाना खा रहे हैं अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए। तो टेम्परेरी तौर पे तो एंजाइटी कंट्रोल हो गई, आपने हैप्पी फील किया, प्लेजर हार्मोन्स और डोपामिन और सेरोटोनिन आ गया, तो आपने कहा हाँ जी अब अच्छा हो गया। फिर थोड़ी एंजाइटी आई तो फिर खाना शुरू कर दिया। तो ये मैलएडेप्टिव है। और फिर मैलएडेप्टिव में बहुत से और आ जाते हैं। डिनायल है, जैसे आपको पता है कि ये चीज़ गलत हो रही है आपके साथ, या आप गलत कर रहे हैं या आपके साथ गलत, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं यार सब ठीक है। वो डिनायल है जो आपको आप जैसे आँख बंद कर लें और बिल्ली बैठी हुई तो कबूतर कहता है यार बिल्ली नहीं है, इसका मतलब नहीं है खतरा ख़त्म हो गया है। तो यही एक इंसान करते हैं, कई इंसान डिनायल का शिकार हैं। एक्टिंग आउट, बहुत इसे कहते हैं कि बगैर ज़रूरत के गुस्सा कर देना बहुत ज़्यादा, ये भी मैलएडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म है, क्योंकि आप दिमाग की जगह इमोशंस का यूज़ कर रहे हैं और बहुत गलत तरह से यूज़ कर रहे हैं, जो कि फिर आपको ज़्यादा नुकसान देगा। बिल्कुल ठीक है।
इम्पल्स कंट्रोल का कंट्रोल नहीं होना बहुत अच्छा। एक और जो हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा मसला है वो है अर्ली ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल सही। अभी हमारा सब कुछ हमें मिल जाए, शॉर्टकट्स। बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर बना या बहुत से और इंजीनियर्स बनते हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स होते हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो है ना उसका की वो होता है कि अभी बैठ के पढ़ेंगे, सालों तक मेहनत करेंगे, तब जाके एक डिग्री मिलेगी, फिर इतने अरसे की इंटर्नशिप और इतने अरसे की एक्सपीरियंस मिला के 10-10, 15-15 साल लगाते हैं, तब जाके आप एक पोजीशन पे पहुंचते हैं कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं या कुछ कमा सकते हैं या बेहतर स्टेटस पे पहुंचते हैं। आजकल लोगों में वो पेशेंस नहीं रहा है, बिल्कुल। सब्र या रेजिलियंस की हम बात करें तो नहीं है, तो बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। तो ये सब ज़रूरी है, इसलिए कि आप इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की तरफ आएंगे ना तो होगा ये कि फिर शॉर्टकट देखेंगे और फिर वही आपको ज़्यादा नुकसान, हर दफ़ा ये कामयाब नहीं होता। कुछ लोग लकी हैं कि वो हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन हर एक अगर इस पर कोशिश करता रहे तो वो टाइम का ज़िया है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपको तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ करना है जो भी करना है आगे निकलने के लिए, तरक्की करने के लिए। और ये नहीं कि सिर्फ पैसे के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, अपनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि ये चीज़ आप समझेंगे ना कि ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इसी पर्सनालिटी में, इसी दिमाग के साथ आखिरी दिन तक ज़िंदा रहना है और मैं दिमाग को यूज़ कर रहा हूँ कि जितना मैं दिमाग को यूज़ करूँगा उतना ज़्यादा ही वो प्रोडक्टिव होगा। जैसे मसल्स हैं, अगर आप मसल्स को यूज़ नहीं करेंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका जो है ना फैट बढ़ेगा, प्रोटीन कम होगा, मसल्स जो है ना वो कम होते चले जाएंगे, endurance कम होना शुरू कम हो होती है। जाएगी। बिल्कुल। मसल ब्रेन भी इसी तरह है, जितना ज़्यादा आप सही से इस्तेमाल करेंगे ना उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसके अंदर कनेक्टिविटी न्यूरॉन्स की बेहतर होगी, आपके सोचने समझने की, फैसले करने की सलाहियत बेहतर हो जाएगी बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली। माई टीचर यूज्ड टू टेल मी हमेशा कि ये दिमाग के लिए आपने बहुत कुछ सुन रखा है कि ये खाओगे दिमाग मजबूत होगा, वो खाओगे दिमाग कहता है, ये सब नॉनसेंस है। दिमाग को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे उसकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। आप उसके बारे में सोचें, एक सब्जेक्ट में अगर आपका दिल नहीं लगता उसका दूसरा पढ़ना शुरू करें, दूसरा नहीं अगर तीसरा आप पढ़ना शुरू करें, बट उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है तो उसको कीप ऑन यूजिंग, उसको यूज़ करते रहें। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम होता है कि सब कुछ बता दिया जाता है, ये कर लो वो कर लो। अच्छा, मैंने देखा है कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं कि अगर तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, ये खाना शुरू कर दोगे तो शायद ये चीज़ ठीक हो जाएगी। अब बताइए, जैसे भी आपने बताया कि वो एंटी डिप्रेसेंट्स भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, वो एक शॉर्ट टर्म रिलीफ तो मिल जाएगा बट उससे उसकी परफॉर्मेंस और कम हो जाएगी। बिल्कुल। एज आई सी, प्लीज़ कैसे इसको ठीक किया जाए? अब ये माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए जिसमें हर चीज़ खाने पे ही आकर रुक जाती है? हर चीज़ का हल जो है वो खाना ही है। नहीं, खाने पीने में तो हम लोग चैंपियंस, आपको पता ही है। रातों को निकलते हैं और हमारी माशाल्लाह ट्रैफिक जो है ना एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है, वो फूड स्ट्रीट कौन सी अच्छी है जहाँ पे खाना अच्छा मिल जाएगा। तो अच्छी बात है, खाना पीना अच्छा, हेल्दी खाना पीना, अच्छे टाइम पे खाना पीना बहुत अच्छी बात है। नहीं, हेल्थ हमारा जो है ना वो शायद वो नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज में हेल्थ एटलीस्ट नहीं है, हेल्थ नहीं, खाना पीना है, टेस्ट बर्ड्स हैं जी, बिल्कुल सही, वो उस पर कॉम्प्रोमाइज, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन खाने पीने से हट के बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ग्रेटिफिकेशन देती हैं, जो खुशी देती हैं, इनर पीस देती है, इनर हैप्पीनेस देती है। और इनर पीस और इनर हैप्पीनेस की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब तक आप अंदर से खुश नहीं होगे, आप अंदर से आपको सुकून नहीं होगा ना, तो फिर बाहर की जो टेम्पररी सुपरफिशियल खुशियाँ हैं छोटी मोटी जिसमें खाना पीना भी शामिल है, वो आपको कब तक खुश रखेंगी, खुश करेंगी? क्योंकि एंड ऑफ द डे आप अंदर से सेटिस्फाइड होने चाहिए कि आपके दिल से जो सवालात आ रहे हैं, मुश्किल सवालात आ रहे हैं, वो आप इग्नोर करते जाएं तो वो और कॉम्प्लिकेटेड सवालात बनते चले जाएंगे। आपको वक्त से उनको सॉल्व करना है और उसको ले के समझना है कि ये आपके अंदर से कुछ। अच्छा, ये भी बड़ा ज़रूरी समझना, अगर आपको ईगो समझने की ज़रूरत है ना, तो आप थोड़ी देर रोज़ बैठ के ना ये सोचें कि आपकी सोचें कि आपके क्या आती हैं दिमाग में। बिल्कुल ठीक है। कि सोचें जो आ रही होती ना आपके दिमाग के अंदर, वो आपको इंडिकेट कर रही होती कि अनकॉन्शियस लेवल से क्या ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो आपको क्वेश्चन कर रही हैं डिफरेंट तरह के, और ये इंडिकेटर्स होते हैं। फिर वो इंडिकेटर्स आपको देखने हैं कि वो क्या सवालात हैं, वो आप लिखें और वो समझना, वो आपके अपने आप को समझने के लिए ज़रूरी है कि वो क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं, उसको हल करें। क्योंकि वो रिलेशनशिप में भी आपको हेल्प करेंगे, काम पे भी हेल्प करेंगे और ओवरऑल आपके कैरियर में भी हेल्प करेंगे और आपकी ईगो को बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे कि वो कैसे।
अगर गुस्सा आता है तो क्या ऐसे गुस्से में सोचें आती हैं? वेरी राइट। हाँ, अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हैं तो डिप्रेशन की क्या ऐसी नेगेटिव सोचें आ रही हैं, उसको लिखें। बिल्कुल ठीक है। एंजाइटी फील कर रहे हैं तो क्या ऐसे फियर हैं, खौफ हैं फ्यूचर के बारे में, एप्रीहेंशंस हैं जी। जो आपके अंदर से आ रही हैं, उसको लिखें। राइट। तो फिर आप अपने आप को समझेंगे कि हाँ, यहाँ पे ये इश्यूज हैं मेरे अंदर। मुझे ये आ रही है कि मैं इतने लोगों के सामने बैठ के कैसे बात कर लूँगा। मुझे ये खौफ आ रहा है कि कल मैं जब शॉपिंग करने जाऊँगा तो वहाँ हज़ारों लोग होंगे, मैं उनको कैसे फेस कर लूँगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब देयर सम इश्यूज विद सोशल फोबिया, या फियर है जहाँ पर आपको क्राउड का फियर है, या आपको खौफ है कि मैं इस सिचुएशन में इस तरह परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, या ये आपको मायूसी है कि मैं उनके सामने जाऊँगा तो क्या जज करेंगे वो, या मुझे किस तरह से देखेंगे, कि मुझे नेगेटिव देख रहे हैं। इसका मतलब आपकी सेल्फ स्टीम कमज़ोर है, आपका कॉन्फिडेंस अंदर से कम है। अगर ये महसूस कर रहे हैं कि मुझे लोग धोखा दे सकते हैं, या मुझे मेरा फ़ायदा उठाएंगे, या मेरे ख़िलाफ़ हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है ख़ासतौर पर फीमेल्स में, कि ये इन लॉज मेरे ख़िलाफ़ है, ये मेरे ख़िलाफ़ है, ये मुझसे सेंस ऑफ बातें कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ बहुत प्रिवेल ज़्यादा हैं। करती है। अच्छा, कम्युनिकेशंस नहीं है तो आप अज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को, उसको क्लैरिफाई नहीं कर रहे, या उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। राइट। छोटी प्रॉब्लम हो सकता हो, और हो सकता है कि वहाँ पर भी थोड़े प्रॉब्लम चल रहे हों, लेकिन आप अगर तरीके से बैठ के उसको डील करें, अपनी खराबी को देखें, मैंने भी शायद कुछ चीज़ें गलत की हैं, अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो, और बैठ के प्यार मोहब्बत से उसको डील कर लें, तो छोटी प्रॉब्लम छोटे उसमें ही डील हो सकती है, जी। बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। बिल्कुल ठीक कई है। दफ़ा प्रॉब्लम, छोटी प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन जाती हैं फिर हमारी लाइफ में कि उनको डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस हद तक बड़ी हो जाती है कि रिलेशनशिप टूट जाती हैं। जी, जी। तो क्यों हम इसको इतना बढ़ने देते हैं? ईगो, बहू सास के ईगो, ठीक है, हाँ, और तो दैट्स फैक्ट, ये है ये प्रॉब्लम जिसकी वजह से फैमिलीज स्पॉइल हो रही हैं। स्पॉइल जी। हो रही हैं। और ये, और फिर बीच में सैंडविच कौन होता है? एक शौहर होता है, वो काम पे जाता है, वापस आता है, तो उसको ये नहीं पता था कि रियलिटी एक्चुअली है क्या, मेरी माँ मुझे क्या बता रही है, मेरी बीवी मुझे क्या बता रही है, एक्चुअली इशू है क्या। बिल्कुल ठीक। तो जब वो घर से, किसी और घर से आई है, वो किसी इन्वायरमेंट में नई एडजस्ट हो रही है, तो शायद सास को भी समझना चाहिए कि मुझे उसको थोड़ा फ्री हैंड देना चाहिए, उसको बहू को समझना चाहिए, समझाना चाहिए। बहू को भी समझने की ज़रूरत है कि वो भी, अगर मैं उसको अपनी माँ की तरह डील करूँगी तो फिर एक अच्छी रिलेशनशिप बनेगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ ये रेजिलियंस, बर्दाश्त ख़त्म होता जा रहा है, कम्युनिकेशन ख़त्म होता जा रहा है। हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का नहीं सोच रहे, हम छोटे छोटे कम्युनिकेशन इश्यूज़ को लेते हुए, बाउंड्रीज और रोल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए अच्छी अच्छी रिलेशनशिप्स तबाह बर्बाद कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और फिर बाद में जब डिवोर्सेस हो जाती हैं या टूट जाती हैं रिश्ते, फिर एक्चुअली डिप्रेशन आता है, फिर एक्चुअल डिप्रेशन होता है। फिर आप साइकियाट्रिस्ट के पास अगर आते भी हैं तो टेम्परेरी आपको सेडेट कर लेगा, आपकी नींद बेहतर हो जाएगी, थोड़ी सी एंजाइटी कम हो जाएगी, शायद थोड़ा सा डिप्रेशन लिफ्ट हो जाए, लेकिन जो लॉस हो गया, जो रिलेशनशिप टूट गया, डैमेज हो गया, वो तो नहीं रिप्लेस हो सकता ना। बिल्कुल ठीक है। उसको साइकियाट्रिस्ट कैसे दूर कर सकता है? एग्जैक्टली। आपको ब्रेन वॉश भी नहीं कर सकता, वो डिलीट भी नहीं कर सकता, सारी memories चीज़ों को अपने डिलीट करके दोबारा से वो कर दे। नहीं हो सकता, वो टाइम वापस नहीं आ सकता जो गुजर चुका है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं ना, क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आता है, शुरू का टाइम होता है। सोच समझ के किए जाने वाले फैसले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जी। इसमें भी आके ईगो जिस तरह से काम करता है, उसको समझने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। तो ये सारे मामला जो है पहले समझने की ज़रूरत है, समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको डॉक्टर साहब ने अभी हाईलाइट किया कि काउंसलिंग के ज़रिए मामला जो है बहुत हद तक हल हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली हमारे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है, एक तो अवेयरनेस भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, बहुत बुनियादी चीज़ों का हमें इल्म नहीं होता। ये तो दिमाग के मामलात हैं जो आपकी नफ्सियात से जुड़े हैं। अगर जिस्मानी अगर कोई मामलात हैं, अगर वहाँ भी ख़राबी पैदा हो रही होती है तो हमें अंदाज़ा जो है वो नहीं हो पाता। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वेल डॉक्टर साहब, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, और दिल तो करता है कि इसके ऊपर और बात की जाए। लास्टली मैं चाहता हूँ ज़रा एड्रेस के हवाले से, लोकेशन के हवाले से, लोग बेचारे बड़े हमारे सीधे हैं, मैं लिख कर भी चलाता हूँ, उसके बाद भी कहते हैं ज़रा एक दफ़ा बता दिया करें। तो लास्टली अगर आप बता दें काइंडली कि लोकेशन क्या है और आप कब तक अवेलेबल हैं, तो मैं अच्छा हो जाएगा ज़रा। जी जी, नाज़िमाबाद बड़ा पुराना एरिया है कराची का, डेफिनेटली
नाज़िमाबाद नंबर 3 इज़ राइट ऑन द मेन रोड, नवाब सदीक अली खान रोड पे Yes. है, जहाँ बकाया अस्पताल है या एओ क्लिनिक है, जी। उस डायरेक्शन में आप आ रहे हैं तो मेन रोड पे इट्स इजीली अवेलेबल, नेक्स्ट टू मिज़ान बैंक है। और जस्ट आफ्टर जो है ईदगाह में जो नाज़िमाबाद का है, फ्लाईओवर एक ही है मेन, वो उतरते ही लेफ्ट साइड पे हमदर्द का पार्क है, जो जहाँ पे लव पाकिस्तान बिल्ड पाकिस्तान लिखा हुआ है, Yes, एग्जैक्टली दिस इज़ वेयर यासीन साइकेट्रिक हॉस्पिटल इज़। ऑलराइट जी। और आवर टाइमिंग जो है अभी थोड़े से शॉर्ट है, लेकिन अब तो रमज़ान ख़त्म ही हो रहे हैं, तो वी आर वर्किंग टिल 6 PM, लेकिन वैसे 10 PM तक, सुबह 10 से रात को 10 तक OPDs होते हैं, ऑलराइट, एंड वी आर ओपन, सो एनीबडी इज़ वेलकम टू कम। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, डॉक्टर शफीक यासीन। बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है, बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है डॉक्टर साहब जब यहाँ पर आते हैं, और ख़ास तौर पे नफ्सियात के हवाले से जो मसाइल हैं जो कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त डिस्कस करना, और इसके साथ साथ और भी कुछ मामलों की निशानदेही देखने वालों ने की है। तो इंशाल्लाह जब हमारी नेक्स्ट सिटिंग होगी नेक्स्ट वीक में, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। यहाँ पर हमें जो है वो ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ जाना है। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।